नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज का खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत है। चुनावी सदन में एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ आईएनडीआई है, इंडिया। जब आईएनडीआई विपक्ष के रूप में गठबंधन तैयार किया उन्होंने कहा कि इंडिया इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि इंडिया नहीं। चलिए हम मान लेते हैं इंडिया नहीं हारता, लेकिन इंडिया देश नहीं है। संगठन हारता है कि नहीं, चुनाव होता है। चुनावी समर में जब हम जाते हैं तो चुनावी समर की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि जीत किसकी होगी और हार किसकी। लेकिन जब उस चुनावी समर के पहले जो शतरंज की चालें चली जाती है, उसमें कब किसकी मात होगी, कब किसकी सह होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस पर सबकी नजर। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चलाती और सही में वो बूथ तक जाती है और को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। लोग कहते भी हैं कि कैडर सबसे अच्छा है, कार्यकर्ता बूथ तक है और जब बस्ता लगता है तो सबसे ज्यादा बस्ता लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी में अब देखे जा रहे है भी। सबसे बड़ी पार्टी अपने आप कहते हैं और सबसे ज्यादा शक्ति करते हैं, तो है भी, दिखता भी है जिस तरह चुनाव में जीतती। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब पहला सम्मेलन में और उन्होंने भी कहा मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी। अब ये देखना है कि मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी, मेरा बूथ सबसे मजबूत से कैसे लगे। क्या ये जो एनडीए की लड़ाई आईएनडीआई की जगह सीधे एनडीए की लड़ाई कांग्रेस से है या भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से है? क्योंकि 2024 साल चुनावी समर में अगर देखा जाए तो जिस तैयारी से कांग्रेस भाजपा पूरे देश में अपने आप को सत्ता पे काबिज होने के लिए लड़ती है, दूसरी पार्टी नहीं दिखती, भले एनडीए के साथ में चाहे आईएनडीए। लेकिन कांग्रेस भाजपा की इसके बात की जाएगी क्योंकि कांग्रेस जो अभी मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी और इसके तहत वो लोगों तक जाना चाहते हैं और अपने द्वारा किए गए कामों को, अपने कार्यकाल को गिनाना चाहते हैं। 24 का चुनाव है और हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन आज हम बहस इस बात पे करेंगे, चर्चा इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के तहत सत्ता में काबिज हुई और हमेशा चुनाव को लेकर की रणनीति बनाती, चुनावी मूड में कहते भी और रहते भी, तो क्या कांग्रेस भी उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए चुनावी सत्र में उसी माहौल पे जाएगी? उसी पे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के शोभाराम जी, शोभाराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रखर वक्ता संजीव वर्मा जी, संजीव जी बहुत बहुत स्वागत। और इन दोनों के साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रवि शरण जी है, रवि शरण जी बहुत बहुत स्वागत। सीधे हम चलते हैं संजीव वर्मा जी से, आज की जो बहस है उसको बोलते हैं क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि उनको कहने के लिए। संजीव वर्मा जी, मेरा बूथ सबसे मजबूत के सामने मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी निकल के कांग्रेस आई, क्या कहते हैं? संजय जी, जो पार्टी 2 साल के भीतर अपने प्रदेश की टीम न बना पाए, जो पार्टी 2 साल के भीतर कार्यकारिणी न बना पाए, जो पार्टी वही अब जहां भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र भट्ट जी एक एक कर बूथ के अध्यक्षों से और बूथ की कार्यकारिणी से सीधा संवाद करके यह मालूम कर रहे हैं कि आपके यहाँ कितना काम हो गया, आपके यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है और हम उसको और ज्यादा करने के लिए क्या कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की प्रमुख प्रवक्ता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ घोर अभद्रता कर दे। इनके जो जिलाध्यक्ष हैं वो प्रदेश अध्यक्ष को कमरे में बंद करके उनके साथ अभद्रता कर दें और अब मारपीट, गाली गलौज, इस तरह की बातें तो कांग्रेस के अंदर एक आम सी बात है जिन्हें ये आंतरिक लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। और साथ ही जिस प्रकार से प्रदेश प्रभारी के ऊपर लगातार ये लोग वार कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपने जो संगठन की उनकी कार्य प्रणाली है उसके ऊपर ही एक तरह से ये लोग प्रश्न चिन्ह लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। और आप ये देखिएगा
संजय जी सर मेरा संजय जी एक मिनट, मैं वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। हाँ अरे सर आपको संजय जी मैं वही आ रहा हूँ। उनकी कमियां ना होती तो सत्ता से दूर क्यों होते? संजय जी मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसी की नकल करी है ना। हाँ, उसी पार्टी ने उसी पार्टी उसी स्लोगन की और उसी कार्यप्रणाली की नकल करते इन्होंने बोला मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी। ठीक, आपने नकल तो कर ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा अनुशासन कहाँ से लाओगे? इस चीज का भी आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन इसके तहत ये लोगों तक जाना चाहते हैं, जाने की बात कर रहे हैं, और जो अपने कार्यकाल के दौरान किए गए काम है, जैसा आप कहते हैं कि सत्ता में रहे 70 साल कुछ नहीं किया, तो ये चाहते हैं इनकी जो रणनीति है उसके तहत ये हर आदमी तक जाएंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने क्या किया। मैं लौटूंगा आपके शोभाराम जी, संजीव वर्मा जी ने आपकी कमियां गिनाई प्रदेश स्तर पे, प्रदेश संगठन पे। सही में आज अगर कमियां जोड़ी जाए तो इस समय जो संगठन की आपकी स्थिति है वह भी एक चर्चा का विषय है, और चर्चा भी होनी चाहिए क्योंकि आप लोग इस समय संगठनात्मक रूप से कम प्रदेश में इतने अच्छे नहीं है। इसलिए कोई भी कह सकता है, चाहे भाजपा क्या आम आदमी भी देख रहा है आप लोगों की स्थिति। लेकिन ये जो अभी आप लेके आए, मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी, और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपकी इसको लॉन्च किया है, क्या संजीव वर्मा जी के कथन में वो सत्यता नजर आती है आपको भी कि नकल किया लेकिन अकल अभी नहीं वहां पे जा पहुंच पा रही है? शोभाराम जी देखिए, मैं आपको इतना सुनना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हमेशा धरातल पर काम किया है सर, और हमेशा धरातल पर काम करती है और कहने से ज्यादा करने पर विश्वास करती है। हमारे संगठन में कहीं कोई कमी नहीं है। जो आप कह रहे नकल की बात, नकल को भी अकल चाहिए। और कांग्रेस के अंदर अकल बहुत है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से काम करती है, उसका अपना एक तरीका है, उसका अपना एक काम करने का जो उसका तरीका है उसको करती है, उसको करने की पूरी तैयारी करती, तो अपना सबसे मजबूत जो जिम्मेदारी के साथ काम करने का उन्होंने तरीका अपनाया है, आपको उसका आने वाले टाइम पे पता लग जाएगा। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करने में तत्पर, तैयार और हमेशा तैयार रहता है। और आज की तारीख में मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि काम करने में कोई पीछे नहीं है। उस स्तर पर पूरी तैयारी चल रही है और काम कर रहे हैं, हर आदमी को काम बांटा हुआ है। रही संगठन की बात, संगठन अपने स्तर से काम कर रहा है, जो कार्यकारिणी होती घोषित हो जाएगी, काम तो चल ही रहा, संगठन है। संगठन तो कोई भंग नहीं हुआ, कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी काम कर रही है, लेकिन शोभाराम जी कोई जो दिक्कत नहीं है। शोभाराम जी जो नेतृत्व का इकबाल बुलंद होता है, दमखम दिखता है, उत्तराखंड में काफी दिनों से नहीं दिख रहा है, और लड़ाई आप बड़ी लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, पांच ही लोकसभा है, लेकिन उन पांचों लोकसभा में जिस तरह का संगठनात्मक रूप से आपकी स्थिति है, कोई भी भले आप पांचों जीत जाओ, लेकिन आज की डेट में आपकी स्थिति देखते हुए हर आदमी दुविधा की स्थिति में लौटूंगा आपके पास। रवि सर जी, मेरा बूथ सबसे मजबूत, फिर मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी। ये जो कहते हैं ना कि पहले दशक प्राय 20 साल 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी, आज भी लोग कहते हैं कि इंदिरा जी के जो काम थे, जिस तरह से इंदिरा जी काम करती थी, मोदी जी थोड़ा बहुत कुछ उससे लिया उन्होंने, उसके बाद कांग्रेस के जैसे काम करने के ढंग को अडॉप्ट करते हुए सत्ता पे गए, और सत्ता पे जाने के बाद अब उन्होंने अपने काम करने का ढंग बदल दिया। सत्ता तक तो भले उन्होंने नकल करके पहुंचा, लेकिन आज जो सत्ता का संचालन है वो पूर्ण रूप से ऐसे माहौल में और ऐसे विवेक से किया जा रहा है कि जिसपे ये नहीं कहा जा सकता है कि अकल लगाई, मतलब किसी की नकल की। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस भाजपा के चीजों को कर करके अपने आप को चुनावी समर में ले जा रही, कैसे? आभारी हूँ। मैं इस बात को यहाँ से शुरू, ये जो कुछ भी हो रहा है, मेरा ये कुछ नया नहीं, ये चीजें स्लोगन के रूप में अब लाई गई। जो नया करने उन्होंने उसको किया और बहुत सक्सेसफुली, लेकिन ये काम जनसंघ के जमाने में आरएसएस करती रही है। वो जहां पे जनसंघ का उम्मीदवार होता था, आरएसएस के बस्ते सन 80 में भी वहां पे सबसे ज्यादा। अब आते हैं कांग्रेस।
ये जो बूथ की जिम्मेदारी है, पहले हमारी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल वो कंटेंट था जो एक्चुअली बूथ लेवल पे काम करता था। इधर जैसे आरएसएस काम करती थी, वैसे उधर कांग्रेस सेवा दल काम करता था। लेकिन विगत कई वर्षों से, हम कहें 1-2 दशक से भी कांग्रेस सेवा दल का नाम घटता गया। क्यों गया वो कांग्रेस जाने के तरफ से मैं सिर्फ ये पृष्ठभूमि उठा रहा था कि ये जो 2 चीजें कही जा रही है वो कुछ नई नहीं। नया ये है कि इनको स्लोगन दिया गया। शायद स्लोगन नेताओं का मंतव्य ये रहा होगा कि इस स्लोगन से हम अपने लोगों को रिचार्ज करेंगे। भाजपा ने काफी कुछ अच्छा किया है। इन्होंने अगर ये स्लोगन उठाया है, उनको मालूम नहीं होगा कांग्रेस को किस तरह से काम करता था कांग्रेस सेवा दल। मैंने पिछले 1 साल में कांग्रेस सेवा दल ने किस तरह से उसको एनर्जाइज करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है, वो भी दिखा है। बहुत कम दिखा है, लेकिन दिखा है। अब बड़ी बात क्या है, देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोगों को एनर्जाइज करना, लोगों को अपनी बात बताना। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहले भी था, कर्नाटक चुनाव के समय भी था, वही संगठन था, वही लोग काम कर रहे थे। लेकिन जनता वोट देती है किस चीज, उसको क्या प्रणाली पसंद आई, किस दल की, किस समय अंतराल में किस पार्टी ने, किस दल ने उनके हित के लिए कितना किया। देखिए, कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, 100% नहीं कर पाते, ये मजबूरी है धरातल। अब उसमें जनता को कितना पसंद आया, कितनी जनता उनसे, दल 1 से कांग्रेस से या दल 2 भाजपा से कितनी प्रभावित हुई और उसने किस तरह वोट किया, ये बिल्कुल अलग बात है बूथ से। उसका मैंने आपको इसीलिए एग्जाम्पल दिया। बूथ लेवल पे हम चीजों को संगठित कर सकते, लोगों को बता सकते, पर उसका सीधा चुनाव से या चुनाव के रिजल्ट से कोई मतलब हो, ये पिछले 25 सालों में भी मैंने देखा है जब ये चीजें पब्लिसाइज नहीं की जाती। अभी थोड़ा पब्लिसाइज की जा रही है चीजें इसलिए ताकि लोगों को वो ज्यादा एनर्जाइज कर सके, एक दूसरे के साथ जोड़ सके, जनता से ज्यादा तौर पे जोड़ सके। तो ये एक अच्छा प्रयास है। अब इसमें कौन आगे जाएगा, ज्यादा बढ़िया काम करेगा वो आगे जाएगा। संगठन के रूप में जो अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत बनाएगा वो आगे जाएगा। संगठन के रूप में, जहां तक संगठन की बात है, देखिए, हर जगह हर पार्टी कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं तो मुख्यमंत्री के लेवल पे ही झगड़ा है, तो पुराने मुख्यमंत्री के पीछे इस तरह पड़े हुए हैं। तो वो हर जगह का अलग अलग मुद्दा है। हर एक दल के पास अपनी, लोकतंत्र में अपनी परेशानियां हैं, अपने एडवांटेजेस। अब उन एडवांटेजेस और परेशानियों को कौन सा दल कितनी बढ़िया तरह ले जा सकता है और जन सरोकारों से जुड़ा हुआ काम कौन सी पार्टी किस तरह करती है कि जनता प्रभावित हो, चुनाव का रिजल्ट। लेकिन रविशंकर जी, कई बार देखा है जो जमीनी मुद्दे उस पे अगर आदमी काम नहीं करता, क्योंकि पहली बार आप देख रहे होंगे कि सत्ता पे काबिज पार्टी, सत्तासीन व्यक्ति विपक्ष को निशाने पे लेता है। यह हमेशा होता रहा है कि विपक्ष सत्ता में बैठे लोगों से जवाब मांगते हैं, लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग विपक्ष से जवाब मांगते हैं कि 70 साल का जवाब दो। तो क्या उस 70 साल के जवाब देने के लिए कांग्रेस ने ये मुहिम लेके आए? ये एक विचार हो सकता है कांग्रेस का, और अगर ये है तो बहुत अच्छा है। मैं बताऊं, ये 70 साल का हिसाब जितनी बार मांगा गया उसके रिजल्टेंट निकल के आए। अब ये जो सत्तासीन दल है वो भी देख ही रहा होगा, ऐसा नहीं देख नहीं रहा होगा, उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है। लेकिन हर बात के लिए 70 साल जिम्मेदार है, तो साहब हम सिर्फ इतना कहेंगे, 10 साल पहले 2004 से 2014 के बाद जब कांग्रेस, तो वो इसलिए हटी कि उसने 2004 से 2014 में जो काम किया या नहीं किया। अभी का जो दल है वो भी ये ध्यान रखे कि वो कहे कुछ भी, चाहे बूथ पे कितनी भी ताकत लगा ले, अगर जन सरोकार के कार्य नहीं हुए तो वही कारण बनेगा आपकी सीटें कम होने का, ज्यादा होने का, या जीत का। या चलिए ठीक है, और मैं भी लौटूंगा। संजीव वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी 300 के पार है, ठीक है, 300 के पार के और आगे जाना चाहते, और ऐसी स्थिति में आपका प्रयास पिछले प्रयास से ज्यादा अब आप प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास के साथ आप जब निशाने पे लेते हैं, विपक्ष को लेते हैं, क्योंकि विपक्ष में जो गठबंधन तैयार इंडिया के नाम से, उसमें आप पूरे विपक्ष से ज्यादा कांग्रेस पे निशाना देते हैं, कांग्रेस को टारगेट करते हैं, तो क्या ये माना जाए
कि आप कांग्रेस को निशाना बना करके मुख्य भूमिका में कांग्रेस को जानते हैं कि मुख्य भूमिका में, इसलिए उसको तो मिलना चाहते हैं। संजय जी देखिए, उत्तराखंड की यदि आप बात करें, एक तो उत्तराखंड में विपक्षी दल कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आकर बहुत तेजी से चाहिए और परिणाम ये हुआ कि 70 सीटों में से 68 सीटों पर उनकी जमानत। तो क्योंकि प्रमुख दल विपक्षी दल हमारा कांग्रेस पार्टी और हमारी जो सीधी लड़ाई वो कांग्रेस पार्टी से अभी बागेश्वर का चुनाव होता है। जी, बागेश्वर के चुनाव में हमारी सीधी जो टक्कर है पार्टी से, जी, और कांग्रेस पार्टी हताशा की स्थिति में पार्टी इनको होने से अपनी पार्टी के अंदर एक अदर चुनाव लड़ने की प्रत्याशी नहीं मिला, जिसके लिए इनको आम आदमी पार्टी से वोट करना पड़ा। और जिस तरह से चंपावत के चुनाव में इन्होंने अपनी जो प्रत्याशी थी उसको बीच मझधार में लाकर छोड़कर, ये लोग इनके जितने बड़े नेता सारे भाग खड़े हुए थे और अंत में उसने इतने बड़े बड़े आरोप अपने प्रदेश के जो का संगठन था उसके ऊपर लगाए, प्रदेश के नेतृत्व पर लगाए। यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि मैं इसकी शिकायत सोनिया गांधी या राहुल गांधी से करूं। तो मैं सोचता हूँ वो तो इन्हीं की पार्टी की थी। ये आज जो इम्पोर्टेंट प्रत्याशी है बागेश्वर से, वो तो आम आदमी पार्टी से इम्पोर्ट करके लेके आ रखे, तो उसका हश्र क्या होने जा रहा है। और मैं सोचता हूँ जमानत तो 100% निश्चित है उसकी। लेकिन संजीव वर्मा जी बागेश्वर के चुनाव पे चर्चा नहीं कर रहे थे जी, लेकिन आपने किया तो एक प्रश्न बनता है जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है, जो पार्टी परिवारवाद की धुर विरोधी रही है वही पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती बागेश्वर के चुनाव में नजर आ रही है। संजय जी देखिए, आपने जो परिवारवाद की बात करी, यदि हम चंदन रामदास जी के बेटे, समझिएगा इस बात, ठीक है, यदि हम उनके बेटे को टिकट देते तो एक तरह से पहले पिता फिर पुत्र फिर उसका, यानी एक ये हेरिडिटी चल गई है ना। हमने उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया, हमने उनकी पत्नी को टिकट दिया है। परिवार से नहीं आती, परिवार से आती है वो, क्योंकि वो अपने पति के साथ सिंपैथी कार्ड का भी आरोप लग रहा है। पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे समय बागेश्वर में जितने भी विकास कार्य हुए, जो भी वहाँ पे सभाएं होती या जो भी कार्यकर्ताओं से साथ मिलना जुलना, ये सब चीजें जनता के साथ मिलना जुलना, उसमें वो लगातार चंदन रामदास जी के साथ रही। और हमारी पार्टी में कंसेंसस होता है, एक सबकी राय मशविरा होता है और तमाम कार्यकर्ताओं का राय और मशविरा ये था कि उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट दिया जाए और उसी के आधार पर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जिस तरह से चंपावत में 93.25% अकेली भारतीय जनता पार्टी को टिकट वो वोट मिला था उस, और ये भी इतिहास उत्तराखंड का रहा है कि अभी तक लगभग 15 उपचुनाव हुए हैं और 15 के 15 उपचुनाव सत्ताधारी दल के पक्ष में गए हैं और ये इतिहास यहाँ पर भी कायम होने जा रहा है। आपके ऊपर ये नहीं करा आप हार रहे हो, हार गए, हम तो वहां तक अभी जा ही नहीं रहे हैं। बागेश्वर पे हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन अगर बागेश्वर को आप खींच के लेके आए हो, हम बहस कर रहे हैं, मुद्दा अलग है लोकसभा, आप बागेश्वर को खींच के लाए हो तो आप अपने आरोप को बताओ ना, आपके ऊपर आरोप लग रहा है परिवारवाद को। लौटूंगा मैं शोभाराम जी, बागेश्वर चुनाव की चलिए चर्चा कर ही लेते हैं। जब संजीव वर्मा ने चर्चा किया तो चर्चा बनती है। संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है, क्या परिवार बहुत गहराई से परिवारवाद है क्या? वो पत्नी जो है कि परिवार से नहीं है भैया, परिवारवाद वो होता है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, इसको बोलते हैं परिवारवाद, इसको बोलते हैं परिवारवाद।
और संजय जी कांग्रेस पार्टी के अंदर ये मालूम होता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, आप तैयारी करके अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगला अध्यक्ष कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा, गांधी परिवार से होगा या हमारे यहाँ कोई परिवार नहीं, हमारे पति बन जाता है, प्रॉपर्टी पत्नी के नाम होती है, बेटे के नाम नहीं होती, वो परिवारवाद नहीं है क्या? पत्नी परिवार से नहीं आती क्या? डायरेक्ट कोई भी प्रॉपर्टी पति के बनने के बाद बेटे के नाम नहीं आती, मां के नाम आएगी। कल तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि किसी की बेटी अगर उसकी उत्तराधिकारी बनती है, ये भी परिवारवाद है। कल तो आप ये भी आरोप लगा सकते हो ना संजीव वर्मा जी, अगर ये परिवारवाद, बेटी परिवार में ये तो परिवार की भाषा ही अपनी अलग है, संविधान को ही समझते ही है, इनका संविधान भी अलग। संजय जी परिवारवाद संविधान को नहीं समझते, परिवारवाद परिवारवाद की जब कांग्रेस पार्टी के अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे राहुल, जब राहुल गांधी बैठ जाते हैं जब तक वो खड़े रहते हैं ये कांग्रेस पार्टी किसी प्रश्न को रविशरण जी के पास लेके चलते हैं। दरअसल मुद्दा कुछ और था, लेकिन अब परिवारवाद के संजीव जी आप खुद लेके रविशरण जी, कैंट के विधायक साहब के पत्नी को टिकट दे दिया जाता है, फिर प्रकाश पंजी के पत्नी को टिकट दे दिया जाता है, आज बागेश्वर से। तो सही में क्या ये परिवारवाद नहीं है? परिवार केवल बेटे को ही माना जाता है? मैं ये कह रहा हूं, दो बातें जी। एक तो ये पत्नी को परिवार से अलग समझना या करना, ये एक पर्टिकुलर पार्टी की अपनी सोच हो सकती है, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस से सीखा हो सकता है, एक बात। दूसरी है क्योंकि उनका अनुभव कुछ उस तरह का है, और दूसरी बात जो है ये कि मैं अभी जो बात पहले कही गई वही आऊं, अपना बूथ सबसे मजबूत, अपना बूथ अपनी जिम्मेदारी, आप उसको डिसाइड करने दीजिए कि पत्नी, और एक्चुअली जब वोट पड़ेंगे तो वो जनता तय करेगी कि पत्नी परिवार का हिस्सा है या सिर्फ बेटा परिवार। लेकिन कहने का मतलब, लेकिन जो परिवारवाद, ये सब कह दीजिए कि सबसे बड़े आज पैरोकारी भी उतर आए हैं। सर ऐसी बहुत सी चीजें हैं, सिर्फ परिवारवाद नहीं है, जनता स्पष्ट रूप से देख रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 72 घंटे पहले नेचुरली करप्ट पार्टी कह के, जिसको ये कहते हैं कि 70,000 करोड़ का इनके ऊपर आरोप है और ये 70,000 करोड़ का घपला किए हुए हैं, उसको उठाते हैं और 72 घंटे बाद उसको ही खजाना मतलब वित्त मंत्री बना देते। तो रविशंकर ये माना जाए कि ये बदलता हुआ राजनीतिक स्वरूप है या भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का एक हिस्सा है? ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति का एक हिस्सा है, मतलब इसको बदलता स्वरूप, इसको हम कहते हैं स्व राजनीति, मतलब अपने स्वार्थ के हिसाब से जो जब ये कांग्रेस करती है तो कांग्रेस के राजनीति का हिस्सा माना जाता है। मैं एक सेकंड, मैं भाजपा या कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस तरह की राजनीति को जनता से कितना कहेगी कि स्व स्वार्थ की राजनीति है। आज जब हमको आरोप सही लगते हैं तो मैं दूसरे वाली पार्टी को, सामने वाली पे ये कह देता हूँ कि साहब परिवारवाद। जब उस परिवारवाद से कहीं हमको फायदा हो रहा होता है तो हम उसको दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। पति पत्नी, बेटा बेटी, चीजें तो एक ही है, वो परिवार ही। जब भ्रष्टाचार से हमको नुकसान हो रहा होता है तो हम सामने वाले को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि तुम भ्रष्टाचारी हो, ये भ्रष्टाचारी है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप तमिलनाडु उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, लोकल पार्टियों को उठा लीजिए,
सपा बसपा को उठा लीजिए, वहां टीडीपी और उनको उठा लीजिए, वो लोग एक दूसरे के दुश्मन थे साहब। इन्होंने इससे ज्यादा भ्रष्टाचार किया नहीं, मौका मिलता ही इससे ज्यादा भ्रष्टाचार किया। संजीव वर्मा जवाब है। संजीव वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या बड़े नेता क्या राजनीतिक कलम से नया इतिहास लिखने की तैयारी में, जैसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है? संजय जी देखिए, इतिहास तो भारत की जनता लिख रही है और ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए हैं, जहां पूरे विश्व पटल पर आज जो भारत का एक नए नए कीर्तिमान भारत के नाम पर जुड़ रहे हैं, भारत का जो मस्तक ऊंचा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। पूरा विश्व आज भारत को अपना एक तरह से भारत के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए आतुर है। आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोला जा रहा है कि आप इसकी मध्यस्थता करें। एक इतना बड़ा सम्मान क्या आज से पहले क्या आपकी मिनिस्ट्री इसको डिनाई कर चुकी है। आपका सेक्रेटरी इसको डिनाई कर चुका है। ठीक है, टेक्निकली सेट की अगर हम ये कर पाते तो हम ये नहीं रोक देते। झूठ बोलने की पराकाष्ठा में बच जाएगी। बन रहा है, भारत बन रहा है। ये बड़े प्रदेश तक में नहीं हुआ है। देखिए, इतिहास के झरोखे पे जब आप पर्दा हटाते हैं बहुत सी चीजें निकलती हैं। इसलिए अभी हम इतिहास में न जाए, हम वर्तमान पे जाए। वर्तमान में आज जो कांग्रेस पार्टी है, जो एक मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी जिसमें चर्चा को लेकर बैठे थे, हम पता नहीं ईरान, तुरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वो क्या देते। जिनका चुनाव में बसा भी पेड वर्कर लगाते हो, वो बूथ की बात करें, कितना हास्यास्पद बात है, कितना हास्यास्पद है। जिम्मेदारी लेने की बात करें, आप उसके जिम्मेदारी लेने
अपने जीके के संगठन को बना लो, प्रदेश का संगठन को बना लो, उसके बाद बता दीजिए पब्लिक के हितों आपने क्या काम किया, कितने रोजगार दिया आप मुझे बता दीजिए। 4 अरे संजय जी 5 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, एम्स हमने अरे अंधे को 10 राष्ट्रीय का बनाओ, विकास मोदी आया अंधे हो, 10 राष्ट्रीय का बनाओ, विकास देखने की आदत आपको विकास की आदत नहीं है, अपनी आंखों का इलाज कराइए, चश्मा चेंज कराइए। आपकी मानसिकता है, जिस मुद्दे को बात करें उसको आप कभी बात नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में अपनी बोल पाए कभी, पार्लियामेंट आप बताइए जब मणिपुर की चर्चा नहीं होने लगा तो कांग्रेस सबसे पहले कांग्रेस पार्टी हमारे साथ सिर्फ पहले पर चर्चा। अरे तीसरे पैनलिस्ट संजय जी, आपने 2 कांग्रेस के पैनलिस्ट बुला रखे हैं, 2 आपने कहते हैं ना आता नहीं है, जो आपके मन करना के कांग्रेस था तेरे साथ जो ऐसा खिलाफ बनेगा ऐसा नहीं होता। इंडिया के नाम से जनरल मोदी की इंडिया को नाम रख दिया। अरे आप इसी क्या करते हो अरे आप नाम बदल के आई डोंट आप भी तो वही करते हो, आप भी तो वही करते हो, आने वाला आपके औकात जनता दिखाएगी। कोई हैसियत नहीं उसके लिए आप प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री बहस कर रहे हैं जाके। आप तो देखते हैं उनके कोई पार्लियामेंट बनी है, विधायक उनमें नहीं, आप ये बहस कर रहे हो जाके। हमारे यहाँ कंपनी हमारे प्रधानमंत्री करोड़ जनता को अपना एक परिवार के रूप में देखते हैं, 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। इनका अहंकार देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की सादगी है, 140 करोड़ पूरा उनका परिवार है। राजनीतिक जब हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं या ट्रैक पे आते हैं तो क्या सारी मर्यादा भूल जाते हैं? हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं उसमें इस तरह की बात, आरोप प्रत्यारोप पे हम पर्सनल अटैक करने लगे तो क्या राजनीतिक स्वरूप बिगड़ता नहीं? देखिए, जब हम राजनीतिक चर्चा करते हैं तो जरूर कभी ऐसा होता है, चीजें इधर उधर हो जाती, पर उसकी मर्यादा को ध्यान रखना हमारा ही काम। अब क्या है, जब शब्दों को एक दूसरे तरफ से कहना शुरू होता है तो निश्चित सी बात है दूसरा पक्ष इसका जवाब जरूर देना चाहेगा। ये बड़ा कन्वीनियंस की राजनीति आज के दिन हो गई है कि आप जो आपके तरह से न बोलता हो उसको आप एक कैटेगरी में दे दें कि साहब ये तो वामपंथी है, ये तो जो है देशद्रोही है। डिसाइड करें, हर चीज आप ही खुद डिसाइड करके बैठे हैं। आज भी ये ध्यान रखिए, 140 करोड़ का समर्थन किसी भी दल को नहीं है। उन जितने सारे दल हैं सब में मिला के 140 में से तो कुल वोट पड़ते हैं 60% के करीब वोट पड़ते हैं, वो भी जिनके पास सरकार है, तो 70 करोड़ में ही आप सब लोग हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहते हैं कि कृपया सुनने की आदत डालिए,
उसमें जो अच्छा हो वो जनता के पास ले जाइए। और हम ये कह रहे हैं कि आप परिवार कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, हम अपनी बात रख के जनता को मौका तो दें। बूथ में जाके हम भले ही जनता को कितना भी कन्विंस कर दें, हर बार आप ये सुनते होंगे कि साहब ये हिडन वोट। साहब बहुत बड़ा हिंदुस्तान में एक वर्ग है जो सुन सबकी लेता है, करता वो है जो उसके हिसाब से सही होता है। और यही एक कारण है कि बड़े बड़े पैनलिस्ट और बड़े बड़े रिसर्च भी रिजल्ट आने के समय में कहीं ना कहीं सही। कई बार हम लोगों ने देखा है 2004 का चुनाव, 2009 का ले लीजिए, 14 का ले लीजिए, 14 के बाद 19 का ले लीजिए, जितने सर्वेक्षण आए या जितनी हम लोगों ने बहस की, जितना अनुमान रहा, सब धरे के धरे रह गए। बिल्कुल 2014 में सबसे बड़ा कि मोदी जी का नाम लेकर के सत्ता में बड़ा परिवर्तन आया, लेकिन 2009 में कोई नहीं जानता था कि कांग्रेस रिपीट मारेगी, क्योंकि कांग्रेस आई सत्ता में। इसलिए पूर्वानुमान, राजनीति में जो पूर्वानुमान है, हमको तो नहीं लगता कि उस पे आदमी को विश्वास करना चाहिए। पूर्वानुमान काम करना, अपने विश्वास को आगे बढ़ाना, और मैं ये कहूंगा कि कुछ हद तक उसको इम्पल्स पे करना, मतलब जिसको हिंदी बोलेंगे ठेलना, वो ठीक है। हम एज ए राजनीतिक दल अगर ये काम करते हैं तो निश्चित सी बात है हमको हक है कि हम अपनी बात को कहीं ना कहीं परसू करें, लेकिन उसको परसू करने के बाद डिसाइड जनता करती है। वोट हम क्या करते हैं बूथ पे मैंने भी काम किया है अच्छे तरह से। हम उसको अपनी बात बताते हैं और जब वोट का दिन होता है तो उसको ले आते हैं वोट तक ले आने तक, और जब वो वहां से अंदर जाता है और स्टैंप लगाता है तो खैर बटन दबाता है, तब तक हम जो किसी एक पार्टी के हैं इस समय, हमको यही लग रहा होता है कि उसने वोट हमारा ही दबाया। और बार बार लगातार हर बार पिछले 20-50 सालों में ये सिर्फ और सिर्फ उसका मत होता है जो बार बार चुनावी सर्वेक्षणों को फेल कर देता है, बड़े बड़े पंडितों को फेल कर देता है। तो ठीक है, हम दल हैं, हमको हक है भाई कि हम अपनी बात 20 बार कहें। लेकिन रवि शरण जी, जैसे जनता पार्टी की जो अगर आप इतिहास देखें वर्षों, जब 10 वर्षों का 2013 से देखा जाए, उनको राजनीति का जो करंट मतलब माहौल चलता है उसको नस पकड़ना आता है, और उस नस को पकड़ करके चुनाव में जाकर के सफलता हासिल करना आता है। जिस तरह से वह चुनावी माहौल में सही मुद्दे को लेकर के आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज जो मुद्दे को पकड़ के वो चुनाव में जा रहे हैं 24, क्या उसी चुनाव होने जा रहा है? अभी तक विकास कार्य कारों का सब भरे रह जाएंगे। अभी तक के जो परिणाम सही साबित करके, पर इसका मतलब सही नहीं। और ये जनता ने कई बार दिखाया है बीच में, तो गुजरात में मध्य प्रदेश में सरकार बदली, दूसरी सरकार में कई उस पर मत जाइए, अभी कर्नाटका के चुनाव पे मत जाइए, किसी एक आध पे मत जाइए। ये ठीक है कि जनता ने काफी विश्वास करा है, काफी विश्वास किया है पिछले 9 वर्षों में भाजपा के कहने पे और करने पे। क्या करेगी वो हर बार अपना मत करती है, और ये साबित भी। संजीव वर्मा जी, कई जगह आप देखिए पूर्वानुमान के साथ साथ सभी सर्वेक्षण भी फेल नजर आते हैं। कर्नाटक देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अगर इतिहास में जाते हैं तो राजनीति के चुनावी परिणाम कई बार परिवर्तन हुए पड़े हैं। कर्नाटक उसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है। और ऐसे में जिस तरह से आप 24 के चुनाव में इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और विपक्ष पे खाली अटैक कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष पे अटैक करके 24 का चुनाव जीता जा सकता है, या तो आपको अपनी उन उपलब्धियों को गिनाना पड़ेगा? क्योंकि 9 साल में क्या हुआ, 10वें वर्ष में क्या हुआ, 6 साल जो आपके वाजपेयी जी ने किया था, उस सारा जुल्म बताने का समय आया है। केवल यही करके कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इसके सहारे क्या दैया पार हो जाएगी राजनीति? 70 साल 9 वर्ष 6 साल क्यों भूल जाते हो आप? वो भी तो आपकी सरकार थी साहब, हम वाजपेयी जैसा बड़ा व्यक्तित्व था, आप क्यों छोड़े? क्यों नहीं याद करते? 9 साल मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मैं भी वर्तमान की बात कर रहा हूँ। देखिए 70 साल बनाम 9 वर्ष, अभी फिलहाल जो हमारा करंट सरकार चल रही है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। और बात रही, देखिए
आप यदि हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में कोई हमारी वोट परसेंटेज नहीं गिरी, आज भी मात्र 0.69% का केवल अंतर। आप यदि कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका में भी जो वोट परसेंट है उसमें कोई ग्राफ हमारा नहीं गया। हम जनता का प्यार, प्रेम, स्नेह जो पहले था वही आज भी है। और बात रही रणनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है और पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ती है। हम जहां पूरी तरह से मजबूत हैं वहां पर भी हम और अधिक गेन कैसे करें, हम उस रणनीति पे काम करते हैं। हम किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को चलिए अंतिम प्रश्न शोभाराम जी से ले लेते हैं। मैं तो इतना आ रहा हूँ शोभाराम जी, आ रहा हूँ। संजीव वर्मा जी खत्म कर लें। जी संजीव वर्मा, अंतिम एक। भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षित सफलता जिसकी हम उम्मीद लगाते रहते हैं उससे भी कहीं अधिक हम गेन करते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत का एक कारण। चलिए शोभाराम जी, 24 की तैयारी है, ये सब देखते हैं, जो भी चीजें हो रही है 24 के हिसाब से हो रही है, लेकिन कांग्रेस बड़ी चतुराई से 24 के पहले जो सेमीफाइनल जो स्टेट के चुनाव उसके हिसाब से अपनी तैयारी को करके चल रही है। तो क्या ये माना जाए कि अभी आपकी लड़ाई लोकसभा या देश की जगह प्रदेश में होने वाले चुनाव के हिसाब से हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जी लड़ाई है सीधी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जो प्रदेश में चुनाव हो रहा है जिन स्टेटों में, उस पर भी पूरा केंद्रित ध्यान रहेगा। ऐसा नहीं है जो छत्तीसगढ़ में जो 4-5 स्टेटों में चुनाव होने जा रहा है, हमारा उस पर भी पूरा फोकस है। उस फोकस के अनुसार ये 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि स्टेट का चुनाव और उसका चुनाव जो है सेंट्रल का चुनाव हुआ तो मुद्दे क्या होंगे? आपके मुद्दे क्या होंगे? आपके मुद्दे क्या होंगे? आपको आदत है क्या पीछे बोलने की? संजय जी कहाँ का भेजा जाता है आपको? कहाँ का भेजा जाता है क्या? आप चुनाव हम लड़ते हैं, आप थोड़े लड़ते हैं। आप नेगेटिव, अब आपकी बात अरे हम तो विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं। आप अपनी हम तो पार्टी का आगे नहीं है। विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं। आप धन्यवाद। जो विधानसभा के चुनाव लेकर के आप कितने घबराए 2024 रहेगा और धन्यवाद। दरअसल 2024 की पूरी तैयारी और पक्ष विपक्ष दोनों सभी राजनीतिक हथियार लेके, एक ने एनडीए के नाम पे ही तैयारी कर रही है, दूसरे ने जो यूपीए थी उसको नाम बदल, लेकिन मुख्य भूमिका में कांग्रेस पीछे की राष्ट्रीय पार्टी के रूप स्वकारिता इन्हीं दोनों पार्टियों की है। और लेकिन ये दोनों पार्टियां जब मैदान में होती है, इन दोनों पार्टियों का काम है कि अपने राज्यों में और देश में जो विकास कार्य किए उसको जुटाए। आज भी देखा जाता है ये कहीं नहीं बताते इन्होंने क्या किया, ये केवल दूसरे पे आरोप करते हैं। राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कहीं का भी हो, ये हमेशा, क्योंकि हमको लगता है राजनीति का स्वरूप ही बदल गया। अपने विकास कार्यों के बदले वोट मांगने की जगह विपक्ष ने क्या किया उसके सहारे वोट मांगने की तैयारी लगती है। अगर अभी लगती है तो हमारी समझ से 2000 का चुनाव इस बार उस मुद्दे पे नहीं लड़ा जाएगा जैसा आज चुनाव होगा, लेकिन विकास, क्योंकि जनता, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना मजबूत है, जनता हर पल की नजर अपने मोबाइल पे रखती है, तो जनता ये भी जानती है। हो सकता है कि राजनीति में कुछ भी परिणाम आए, लेकिन आज जो भी काम हो रहा है जनता जानती है, पहचानती है और उसी की ओर। धन्यवाद देती है।